हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का सुपर डोज का सेट नंबर 5। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था 200 क्वेश्चंस का, जो भी फोर्थ सेट आपका हो चुका है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्राफीन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ग्राफीन क्या होता है तो सही आंसर यहाँ पे होगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसकी खोज आंद्रे जिम और नोवोसिलेव ने की थी, जिस कार्य के लिए उनको 2010 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है इनके नामों को, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि जिसको हम लोग HCl कहते हैं, HCl का जो नाम है क्या है, एक अन्य नाम, इसको हम लोग कहते हैं म्यूरिएटिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, म्यूरिएटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। दाल जो होता है वो प्रोटीन का प्रचुरता होती है, बिल्कुल सही है। दूध जो होता है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत है, ये पॉइंट गलत है। अगर हम अनाज में चावल को देखें तो चावल कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि सोर्स माना जाता है, तो ये पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि गलत है। बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लिनियस को कहा जाता है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स गलत है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हम कह सकते हैं कि बल का परिभाषा मिलता है। अगर व्यंजन की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलता है वो गति के द्वितीय नियम से मिलता है, तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अगर हम बात करें एफ जो होता है वो ma होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो फोर्स होता है वो मास गुने एक्सेलरेशन का जो कि मल्टीप्लिकेशन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है केवल और केवल 2 सही है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित होता है किसके द्वारा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो होता है किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएमबी शब्द संबंधित है। टीएमबी जो शब्द है वो किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, टीएमबी शब्द कह सकते हैं ये विषाणुओं से संबंधित है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अब टीएमबी का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टीएमबी का मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। ये इसका होता है, सबसे पहला खोजा गया वायरस था, एक विषाणु है, यह सबसे पहले आविष्कृत होने वाला वायरस है, ठीक है। और वायरस की खोज अगर पूछ ले तो इसी वायरस की खोज की गई थी इवानोवस्की के द्वारा। कब की गई थी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि वायरस की खोज कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्रकर्णिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। किसका केंद्र होती है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सूत्रकर्णिका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोशिकीय श्वसन, ठीक है, कोशिकीय श्वसन। अगला प्रश्न, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। अगर आपने पहले के 4 पार्ट्स को नहीं देखा, जिसमें 50-50 करके 200 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, अगर उसने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एक तो एनसीईआरटी बेस्ड में और आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को बताया गया। तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो कह सकते हैं कि 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट वन, कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा कह सकते हैं कि कैंसर जैसे रोगों के प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो होता है वो क्या उत्सर्जित करता है, कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है, गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो प्रकाश की मात्रा जो नियंत्रित होती है वो आइरिस के द्वारा होता है। आइरिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, परितारिका, ठीक है। आइरिस तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसको परितारिका कहा जाता है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि मानव तथा अधिकांश स्तनधारियों एवं पक्षियों की आंख के भीतर
एक पतली वृत्ताकार संरचना होती है जिसका काम आँख के तारे यानी कि पुपिल के व्यास को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार आइरिस जो होता है, जिसको परितारिका कहते हैं, रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आँख का रंग किससे निर्धारित होता है, तो आँख का रंग परितारिका के रंग यानी कि आइरिस के रंग से ही परिभाषित होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अग्र मस्तिष्क। नारियल का पानी निम्नलिखित में से क्या है। नारियल का पानी निम्नलिखित में से क्या है, तो विकृत तरल एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखते हैं, एक छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑनलाइन स्टडी जोन की टीम की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप पे गूगल फॉर्म के थ्रू आपको ये टेस्ट लिया जाता है और मैंने इससे पहले फरवरी महीने में काफ़ी टेस्ट अच्छे से करा दिया, जिसमें काफ़ी लोगों ने टेस्ट दिया, बहुत अच्छे हमारे साथ जुड़े रहे और अपने प्रिपरेशन को काफ़ी इस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि पूरे मार्च महीने के लिए 49 रुपये में आपको ये सेट प्रोवाइड करा जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो डेली 50 क्वेश्चंस का सेट ये ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपको टेस्ट के बाद उसका PDF आंसर के साथ दे दिया जाता है ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकें। और हर संडे को जो कि 100 क्वेश्चंस के साथ फुल मॉक टेस्ट होता है, बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे, ठीक है। और डेली आपको टेस्ट के बाद रैंक लिस्ट भी जारी किया जाता है ताकि अपनी स्थिति को देख सके, अपनी परफॉर्मेंस को देख सके, किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, रेगुलर आपका क्या परफॉर्मेंस रह रहा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप हमारे इस टेस्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर जो कि 49 रुपये आपको पे करना होगा। 49 रुपये आपको पे करने के बाद अपने जो भी आप पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ये पूरे महीने के लिए आपको 49 रुपये दिया जाएगा, यानी कि मार्च महीने तक के लिए आपको 49 रुपये पे करना है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रोज़ाना आप सेट दे सकते हैं। तो बाकी अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना, ठीक है। तो पढ़िए तीनों पॉइंट्स को और बताइए कि यहाँ पे सही कथन क्या होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बिल्कुल सही है। यह एक विषाणु जनित रोग है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि जो एड्स होता है वो विषाणु के कारण होता है और इस रोग की जाँच के लिए वेस्टर्न वोल्ट टेस्ट किया जाता है। देखिए ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस तरह से एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए, उसी तरह से वेस्टर्न वोल्ट टेस्ट भी एड्स के जांच के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1 2 3 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो दोनों पॉइंट्स को बताइए पढ़ करके कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। देखिए विडाल परीक्षण का प्रयोग हम लोग टाइफाइड के लिए करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, और वेस्टर्न स्टेन परीक्षण जो किया जाता है, वेस्टर्न स्टेन परीक्षण, वो फ्लैग के जांच के लिए किया जाता है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ना ही 1 और ना ही 2। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट कह रहा है कि फिलोसफर उल रासायनिक दृष्टि से है। फिलोसफर उल जो है यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से क्या है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो होता है, इसको हम लोग फिलोसफर उल के नाम से भी जानते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सबसे बड़ा यौगिकीकरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट वन कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, और वो हार्मोन है एड्रीनेलिन हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, एड्रीनेलिन हार्मोन। देखिए छोटा सा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एड्रीनेलिन, जिसे हम लोग एस्पिनेफ्रिन के रूप में भी जाना जाता है, यह एक हार्मोन और दवा है जो आंत संबंधी कार्यों को नियंत्रित करने में शामिल है। अगला क्वेश्चन कि जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि धातु का ताप बढ़ जाता है, यानी हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, धातु का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वस्तुओं का आवेशन जो होता है उस पर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है।
किसके द्वारा? ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि किसके द्वारा वह कोशिका अंग है, यानी कि वो कोशिका अंग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन होता है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो जस्ट अभी ऊपर में आपने देखा कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो सूत्रकर्णिका, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूत्रकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य साइनेप्स, ठीक है, सिनेप्स इंग्लिश में इसको साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स अंतराल स्थित होता है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिनेप्स अंतराल जो होता है वो क्या होता है? कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतराल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, साइनेप्स कहा जाता है, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन के थ्रू। ठीक है, ए करेक्ट होगा, कोशिका विभाजन के थ्रू। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा विटामिन जो कि जल में विलय, ध्यान दीजिएगा, जल में विलय आपको बताना है कौन कौन से विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। तो देखिए आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। ठीक है, बी और सी, बी में बी कॉम्प्लेक्स के सभी और सी विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ए, डी, ई और के। ठीक है, ये जो चार विटामिन है वो कह सकते हैं कि वो वसा में घुलनशील है, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कि जल में घुलनशील। देखिए बी और सी यानी कि बी के सभी कॉम्प्लेक्स, तो नियासिन जो होता है वो B3 होता है, यानी कि ये घुलनशील है। पैराडॉक्सिन की बात करें तो ये B6 है, ये भी घुलनशील होगा। राइबोफ्लेविन की बात करें तो राइबोफ्लेविन हम B2 कहते हैं, ये भी घुलनशील होगा। और थायमिन की बात करें तो थायमिन B1 है। तो यानी कि ये बी सभी के सभी बी कॉम्प्लेक्स के बी आता है, तो ये जल में घुलनशील होगा, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? विषाणुओं के कारण नहीं होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि विषाणुओं के कारण नहीं होता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हैजा जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, और हैजा से प्रभावित अंग की अगर हम बात करें तो आंत प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा। मानव के जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको पाइलोरस कहते हैं। ठीक है, पाइलोरस ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमॉक्सिसिलिन निम्न का अर्ध कृत्रिम संसाधन है। एमॉक्सिसिलिन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन का ही अर्ध कृत्रिम संसाधन है। अगला क्वेश्चन, 18 ग्राम पानी में क्या क्या होता है बताइए? 18 ग्राम पानी, देखिए पानी की अगर हम बात करें तो H2O, ठीक है, H2O, और अगर हम द्रव्यमान देखें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और यहाँ पे 2 लगा है तो 2 से मल्टीप्लिकेशन। 8 होता है ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम 8 जो होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 16 होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 16, तो 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 18, यानी इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने अणु हुए? तो 1 × 2, हाइड्रोजन तो 1 होता है, यानी कि 2 ग्राम परमाणु, हाइड्रोजन के 2 ग्राम परमाणु, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है। उनके शरीर पर बाल होते हैं, सही है। उनमें कुछ अंडे देते हैं, जैसे कि प्लेटिपस जो होता है, आपको पता है प्लेटिपस अंडे देने वाला एक स्तनधारी है। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल सही है। उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। देखिए 3 कोष्ठक नहीं होता है, 4 कोष्ठक होते हैं। यहाँ पे हम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है, सत्य नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो होता है पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक अम्ल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म, यानी कि हम कह सकते हैं जीव द्रव्य, ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है, शब्द का प्रयोग किया था? तो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पुरकिंजे के द्वारा।
नेक्स्ट वन क्या है कि लाइसोसोम को उनके खालिस्तान की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। कभी कभी तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है, लाइसोसोम को जाना जाता है। तो किस कार्य के लिए, किस कारण से, तो सही आंसर यहाँ पे होगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस ऊतक की पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म, सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तियाओं की प्रधानता वाली होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि पेरेनकाइमा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव होने का मतलब कह सकते हैं कि कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रॉन धनात्मक नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस पर, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है कि उसका रासायनिक व्यवहार किस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एम सेल में मौजूद रह सकती है, बताइए, एम सेल में मौजूद रह सकती है। आपने डेफिनेटली एक पढ़ा होगा KLMN इस तरह से, ठीक है, यानी कि 2, 8, 18, 32 इस तरह से आपको पता होगा, याद रखा जाता है। एम सेल में अधिकतम कितने, 18 रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, इसका कारण क्या है, क्यों टूट जाएगी। कई बार हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ठंडी प्रदेशों में पाइप की लाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है। तो उसका कारण यही है कि जमने पर जल का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है और इसके कारण से बोतल फट जाएगा, पाइप फट जाएगा, इसी कारण होता है, यही कारण से। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो आपको पता है कि ऋणात्मक आवेश अगर हम बात करें तो बीटा जो कर्ण होता है, बीटा कर्ण बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति का ही होता है। तो इस पर भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरह ही ऋणात्मक आवेश होता है, सी को टिक करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट वन देखिए अगला पॉइंट्स क्या है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हाइड्रोजन में बिल्कुल भी नहीं होता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोहर और रदरफोर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब यह बनता है। इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब भी हटेगा तो उस पर एक हम कह सकते हैं कि एक प्लस आइकन लगता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से आपको पता है कि हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लेकिन अगर इस तरह से लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये एक हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको समझाता हूँ, अगर हम मानते हैं कि सोडियम जो होता है वो कितना होता है, सोडियम इस तरह से देखें तो ये 11 है, लेकिन अगर मैं इस पर प्लस आयन लगा दूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया है। प्लस लगने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को इसने खो दिया है। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, 10 ही होगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को समझे, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है, ध्यान रखिएगा खोता है, तब यह क्या बनता है, जब इलेक्ट्रॉन खोएगा तो कहने का मतलब कि ये इस प्रवृत्ति का हुआ, हीलियम धनात्मक आयन, हीलियम धनात्मक हीलियम आयन बनेगा। प्लस मतलब लग गया तो इस पर एक आयन लग गया, और आयन लगने का मतलब कि धनात्मक आयन लगा, जब खोता इलेक्ट्रॉन तो उस पर प्लस का साइन लगता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वो शैवाल की तरह होंगे, शैवाल के सदृश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में से किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है, किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है। इंसुलिन, इंसुलिन में पेप्टाइड श्रृंखला होती है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, पहला क्वेश्चन, और इंसुलिन की खोज किसने की थी, दूसरा क्वेश्चन, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है। ये 3 क्वेश्चंस जल्दी से आपको कमेंट्स करके बताने हैं, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि राइबोजियम किसका प्रकार है? राइबोजियम किसका एक प्रकार है? राइबोजियम कह सकते हैं किसका एक प्रकार है? सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा वर्तिका या फिर वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। ऑप्शन बी को टिक ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान जो सोल्डर इस्तेमाल किया जाता है तो ये किस पदार्थ में लाया जाता है? यानी कि हम सिंपल से भाषा में अगर हम बात करें तो सोल्डर किसका मिश्रण होता है, उतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल से भाषा में बात कीजिए कि सोल्डर जो होता है वो किसका मिश्र धातु होता है। तो सोल्डर सीसा और टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जे थॉमसन द्वारा जो प्रस्तावित मॉडल था उसे कौन सा मॉडल कहा जाता है? उसे हम लोग पाल्म और पुडिंग मॉडल कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जा सकता है कि पाल्म और पुडिंग जो मॉडल है वो किसने प्रस्तावित किया था? तो जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 MCQ को कवर किया। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। क्वेश्चंस बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्यूज का क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? जल्दी से कमेंट करके नीचे राइट आंसर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।